जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो ये दिवस मनाया गया है अभी 19 दिसंबर को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब गोवा मुक्ति दिवस, जिसे हम लोग गोवा लिबरेशन डे के नाम से जानते हैं, ये मनाया क्यों जाता है? तो आप सभी को ये पता होगा कि 1498 में पहले यूरोपियन के रूप में पुर्तगाल का वास्को डी गामा हमारे देश भारत में पहुंचा था। तो उसके कुछ समय बाद से ही बहुत सारे पुर्तगाली यहाँ पर आए और उनके द्वारा हमारे भारत पर शासन किया गया था। हालांकि बाद में ब्रिटिश ने उनकी हुकूमत को दबा दिया था, लेकिन जब 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है, उसके बाद भी ये जो पुर्तगाली लोग थे, ये भारत के स्थानों को छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो इसीलिए 1961 की बात है, भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया और उस ऑपरेशन विजय के अंतर्गत इनके द्वारा जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया गया था, जिसमें से एक आपका था गोवा और उसके अलावा दमन और दीव थे, तो इनको पुर्तगालियों के कब्जे से आज़ाद कराया गया 19 दिसंबर 1961 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस हमारे देश में मनाया जाता है। और आपको याद रखना है कि 1961 में जब ये क्षेत्र हमारे आज़ाद हो गए थे, तो इनको एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, यानी कि गोवा, दमन और दीव को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। बाद में 30 मई 1987 को दमन और दीव को अलग कर दिया गया और गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। और आप सभी को पता ही होगा कि इस वर्ष 26 जनवरी को दमन और दीव, इसके अलावा जो दादरा और नागर हवेली है, इनको आपस में मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इसीलिए वर्तमान में हमारे देश में जो यूनियन टेरिटरी हैं, उनकी संख्या है 8। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। तो इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, जहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो हमारी बेस्ट 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसके आज आपको 2 वीडियो मिलेंगे। तो हमारी कोशिश है कि अगले 5 से 6 दिनों के अंदर उस सीरीज को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दिसंबर 2020 में जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पर बात हो रही है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स की, और इसमें हमारे देश का स्थान रहा है 111वां। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स आया है, इसमें हमारे देश का स्थान है 111वां, और इससे पहले अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, तो उसमें हमारे देश का स्थान था 131वां। तो दोनों के बारे में आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं मानव स्वतंत्रता सूचकांक की। तो इसे जारी किया गया है अमेरिका का एक काटो इंस्टीट्यूट है और कनाडा का है फ्रेजर इंस्टीट्यूट। तो इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से 162 देशों के आधार पर रिपोर्ट को जारी किया गया। मेजर इन्होंने क्या किया? तो इनके द्वारा मेजर किया गया नागरिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता कितनी है किसी व्यक्ति को उस पार्टिकुलर देश में, इसके आधार पर रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो 2019 में जब रिपोर्ट आई थी तो हमारा देश था 94वें स्थान पे, और इस वर्ष हमारा देश 111वें स्थान पे पहुंच गया है। शीर्ष देशों की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड है पहले स्थान पर, स्विट्जरलैंड है दूसरे स्थान पे और हांगकांग रहा है तीसरे स्थान पर। सीरिया की बात करते हैं तो ये सबसे निचले पायदान पे रहा है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, देशों को 10 में से पॉइंट दिया गया और उसी के आधार पर इनकी रैंकिंग को निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में आयोजित इंडिविजुअल रेसलिंग विश्व कप 2020 में अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो अंशु मलिक, जो कि हमारे यहाँ की एक रेसलर हैं, इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो पहले तो आप ये याद रखेंगे कि सर्बिया नाम का जो देश है, उसकी राजधानी बेलग्रेड में इसका आयोजन किया गया था। आयोजन क्यों हुआ था? तो आयोजन इसका करवाया गया था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा, और मुख्य रूप से उद्देश्य था कि जो अगले वर्ष टोक्यो ओलंपिक होना है, उसके लिए रेसलर का चयन किया जा सके।
तो हमारे यहाँ से वैसे तो गए थे 24 टोटल रेसलर, लेकिन भारत को मिला है केवल 1 पदक, और वह भी दिलाया है अंशु मलिक ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में। तो आप याद रखेंगे कि अंशु मलिक को यहाँ पर रजत पदक मिला है, जो कि भारत के द्वारा इस प्रतियोगिता में जीता गया एकमात्र पदक है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस सेना के प्रमुख को BOSS, IMSAS और अस्त्र MK फर्स्ट मिसाइल प्रदान किया गया? तो ये दिया गया है हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी कि हमारी जो स्थल सेना है जिसके प्रमुख हैं MM नरवणे जी, जो हमारी नौसेना है जिसके प्रमुख हैं करमबीर सिंह जी, और वायुसेना है जिसके प्रमुख हैं RKS भदौरिया जी। तो अभी दिल्ली में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया और वहीं पर इनको सौंपा गया है हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुख को। तो बात करते हैं यहाँ पर इन तीनों के बारे में, तो बाकी हिंदी मीडियम वाले यहाँ से देख सकते हैं। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। तो पहला हमारा है बॉस, यानी कि बॉर्डर सर्विलियांस सिस्टम। अब ये है क्या? तो ये मुख्य रूप से एक हमारा निगरानी प्रणाली है, और जो हमारा रीजन है लद्दाख के पास वाला, आपको पता ही होगा कि यहाँ पर चीन और हमारे देश के बीच में हुई थी टेंशन, तो लद्दाख में इसे डिप्लॉय किया जाएगा। और यह एक ऑल वेदर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम है, यानी कि सभी प्रकार के मौसम में ये अच्छे तरीके से काम करेगा। चाहे कितनी भी ज़्यादा ऊंचाई हो, टेम्परेचर कितना भी कम हो, उन सभी स्थान पे अगर किसी भी प्रकार का वहाँ पर घुसपैठ होता है तो उसके बारे में जानकारी इस बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम के द्वारा दिया जाएगा। और इसकी जो रेंज है वह आपकी होगी 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर के क्षेत्र में दिन और रात ये निगरानी करेगा। इसे डिजाइन और डेवलप किया है इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने, यानी कि DRDO की एक लैब है जिसका नाम है IRDE, उसके द्वारा इसे डिजाइन और डेवलप किया गया है। और इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। किसने? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसकी एक ब्रांच है मछलीपट्टनम में, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगला है इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IMSAS। अब ये क्या है? तो यह एक हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो हमारे समुद्री क्षेत्र हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार के सिचुएशन की पिक्चर लेने के लिए मरीन प्लानिंग टूल इसमें है, और इसके पास में एनालिटिकल कैपेबिलिटी है, जिसके माध्यम से हमारी भारतीय सेना को यहाँ पर ये मदद मिलेगी कि जो हमारा इतना लंबा कोस्टल रीजन है उसकी निगरानी आसानी से की जा सके। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके नौसेना को दिया गया है। इसे किसने डेवलप किया है? तो CSIR के सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। और जो हमारी बेल है, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु वाली, उसके द्वारा इसे डेवलप यानी कि निर्मित किया गया है। और ये हमारे नेवी के जो विभिन्न सेंटर हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, विशाखापट्टनम, कोची, पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई, गोवा और करवार, यहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा। अगला है अस्त्र मार्क 1। तो अस्त्र मार्क 1 के बारे में पहले ये ध्यान रखिएगा कि हमारे देश के द्वारा डेवलप किया गया यह पहला एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि इस मिसाइल की सहायता से हवा में मार किया जा सकता है। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो भी हमारे देश में वर्तमान विमान है, जैसे कि सुखोई हो गया, LCA हो गया यानी कि लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर है, MiG-29 है, MiG-29K है, इन सभी की सहायता से इसको फायर किया जा सकता है। इसे किसने डेवलप किया है? तो DRDO की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब ने इसे डेवलप किया है, और निर्माण इसका किया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने। अब इसके अगर हम लोग रेंज की बात करते हैं तो 2 वेरिएंट में ये अवेलेबल है। जो शॉर्ट रेंज वाला है उससे 10 किलोमीटर के टारगेट को हिट किया जा सकता है, और जो लॉन्ग रेंज वाली है उससे 110 किलोमीटर के टारगेट को हिट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा करके याद रखनी है। देखिए, वीडियो की जो लेंथ होती है उसके बारे में भी कल कुछ लोगों ने कमेंट किया था, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी हमारे प्रश्न होते हैं
उनके सारे डायमेंशन के बारे में आपको बताया जाए। जैसे यहाँ पर मैं आपको सिंपली बता सकता हूँ इनके बारे में कि किसने इसे लॉन्च किया है या किसके द्वारा इसे सेना को सौंपा गया। लेकिन अगर आपको इसके सारे डायमेंशन के बारे में पता होता है तो उस स्थिति में आपकी तैयारी और बेहतर होती है, और परीक्षा में जब आपके सामने इस प्रकार से प्रश्न आता है तो आप उसका उत्तर देने में सक्षम होते हैं। तो कभी भी पढ़ाई जो की जाती है वह टाइम देख करके नहीं होती है। मेरी वैसे भी कोशिश रहती है कि मैं आपका कम से कम समय लूं, लेकिन कुछ आपके टॉपिक ऐसे हो जाते हैं जिनमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है। अगला प्रश्न है वर्ष 2020 के लिए किसे ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार मिलेगा रतन टाटा जी को। किसे? टाटा समूह के रतन टाटा जी को ये पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार कौन देगा? तो इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इनका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शुभारंभ होगा 21 दिसंबर को दुबई में, उसी दौरान इनको ये पुरस्कार मिलेगा। अब पुरस्कार इनको क्यों दिया जाएगा? तो इजराइल नाम का जो हमारा देश है उसके अलावा इजराइल में जो फ़लस्तीन वाला रीजन है उस रीजन में स्थिरता और शांति को बढ़ावा देने के लिए जो भी इनोवेटिव आइडिया प्रस्तुत किए गए रतन टाटा जी के द्वारा, उसी के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिलेगा। तो सिंपली आप ध्यान रखेंगे कि रतन टाटा जी को यह पुरस्कार मिल रहा है। अगला प्रश्न है किस राज्य में भारत के पहले मेगा लेदर पार्क की स्थापना की जाएगी? तो ये जो मेगा लेदर पार्क है यानी कि जो चमड़े का एक बहुत बड़ा हब होगा, इसकी स्थापना की जाएगी उत्तर प्रदेश राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो उत्तर प्रदेश में आपको एक शहर मिलेगा जो कि है कानपुर, और आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के सबसे गंदे शहरों में से एक है, और यहाँ पर चमड़े का बहुत बड़ा काम होता है। तो यहीं पर रमईपुर नाम का एक गांव है जहां पर 5850 करोड़ की लागत से इसकी स्थापना की जाएगी। तो परियोजना के लिए अभी जो हमारे यहाँ पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय है उसके द्वारा मंजूरी दे दी गई है, और अगले कुछ वर्षों में ये जो मेगा लेदर पार्क होगा इसकी स्थापना यहाँ पर कर दी जाएगी। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि पहला जो मेगा लेदर पार्क है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में बनेगा। उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो राजधानी इसकी आपको लखनऊ में मिल जाएगी। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि उच्च न्यायालय प्रयागराज में है, मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। रामसर स्थल इसके काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी संख्या सबसे ज़्यादा 8 उत्तर प्रदेश में ही है। समसपुर, नवाबगंज, पार्वती अर्गा, समन, ऊपरी गंगा नदी, सरसई नवर झील और है सैंडी। इसके अलावा एक अभी और है जिसे अभी हाल ही में दर्जा दिया गया है, तो उसका नाम क्या है ये आप नीचे कमेंट में बताएंगे। आगरा का था वो, तो उसके बारे में आप नीचे कमेंट में बताएंगे। बाकी कुछ अन्य चीज़ें आप उत्तर प्रदेश राज्य से ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई बाराबंकी में उद्घाटन किया गया, गोरखपुर में जटायु प्रजनन और संरक्षण केंद्र बन रहा है, नोएडा में सबसे बड़ी फिल्म सिटी की स्थापना की जा रही है, छात्रों के लिए यू राइज पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है। अभी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि किसानों के लिए भी एक योजना यहाँ पर शुरू की गई है, प्रवासन आयोग का यहाँ पर गठन किया गया, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना भी लॉन्च की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने यात्रियों को कितने रुपए का बीमा कवर देने के लिए इंटरसिटी रेल यात्री के साथ में साझेदारी की है? तो ये साझेदारी हुई है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने इंटरसिटी रेल यात्री के साथ में बस की यात्रा की है और कोई भी दुर्घटना होती है तो उसे 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि इंटरसिटी रेल यात्री के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति बस की यात्रा करता है तो वहां पर उसे 5 लाख तक की बीमा कवर दिया जाएगा इस साझेदारी के अंतर्गत। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में, एमडी और सीईओ है पीसी कांडपाल। अगला प्रश्न है कोर्ट फॉर आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने किस देश की खिलाड़ी केट फुकुने पर 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो यहाँ पर 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है मॉरिशस की खिलाड़ी पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि मॉरिशस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिनका नाम है कैट फुकुने, और इनका डोप टेस्ट किया गया और इस डोप टेस्ट में ये फेल हो गई थी, तो उसके बाद यहाँ पर इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। अब डोप टेस्ट इनका हुआ कब था? तो 2019 में अफ्रीकी बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा था, उसी दौरान इनका डोप टेस्ट हुआ और डोप टेस्ट में इनका जो पेय पदार्थ था उसमें स्टेरॉयड की मात्रा पाई गई।
हालांकि इन्होंने ये कहा कि चुपके से किसी ने इनके पीने वाले पदार्थ में इसे मिला दिया था, लेकिन बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि इन्होंने खुद इसका सेवन किया था और उसी के बाद में 2 वर्षों के लिए इन्हें प्रतिबंधित किया गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस राज्य में पावर सेक्टर में कौशल विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई? तो इसकी स्थापना की गई है हरियाणा राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो हरियाणा का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है जिसका नाम है गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में हमारे जो पावर, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह जी, उनके द्वारा हरियाणा के गुरुग्राम के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी में इसका उद्घाटन किया गया है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो हमारा उत्कृष्टता केंद्र होगा यानी कि सेंटर ऑफ एक्सलेंस होगा, यहाँ पर जो हमारा पावर सेक्टर होगा वहाँ पर कौशल की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 4000 वर्ग फीट में इसका निर्माण होगा और 1 वर्ष में 300 व्यक्तियों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। हरियाणा की बात हुई है तो राजधानी इसकी आपको चंडीगढ़ में मिल जाएगी। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री इसके हैं मनोहर लाल खट्टर। उच्च न्यायालय आपको मिलेगा चंडीगढ़ में और मुख्य न्यायाधीश हैं इसके रविशंकर झा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस राज्य में बिजली परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ में $300 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य के लिए, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई है उसको और बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर $300 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया गया है एशियाई विकास बैंक के साथ में। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा त्रिपुरा राज्य में शहरी सेवाएं और पर्यटन के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण के लिए एडीबी के साथ में $4.21 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। वैसे ये बहुत सारे समझौते हो गए हैं तो आप इनको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन एशियाई विकास बैंक के बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या है 68। मुख्यालय आपको मिलेगा मनीला में और जापान के मसात्सुगु असाकावा इसके प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इन्होंने घोषणा की है और ये पाकिस्तान के खिलाड़ी थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो जो लोग क्रिकेट देखते होंगे उनको मोहम्मद आमिर के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा। इनकी आयु भी अभी मात्र 28 वर्ष है। कुछ समय इनके ऊपर प्रतिबंध भी लगा था 5 वर्षों के लिए, जब इनके ऊपर सट्टेबाजी का आरोप लगा था। और अभी इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट प्रबंधन है यानी कि वहाँ का जो मैनेजमेंट है उसके द्वारा इनका मेंटल हरासमेंट किया जा रहा है या फिर इन्हें मेंटली टार्चर किया जा रहा है और इसी कारण से अब इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब पाकिस्तान की बात हुई है तो आपको पता ही होगा कि फंड वंड वहाँ पर होता नहीं है, तो मेंटल टॉर्चर किया जाता है खिलाड़ियों का और इसी कारण इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा किस नाम से इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है बीम नाम से, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बीम इसका मतलब है BSE एग्रीकल्चरल मार्केट लिमिटेड। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो भी हमारे किसानों के उत्पाद होते हैं उन सभी की खरीद और बिक्री के लिए यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसके माध्यम से अगर हमारे किसान चाहते हैं तो वे अपने राज्य के बाहर किसी भी मंडी में अपने अनाजों को बेच सकते हैं, यानी कि वहाँ पर जो नीलामी होती है उसमें ऑनलाइन वे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसके माध्यम से अपने अनाजों को बेच सकते हैं। तो जैसा हमारे कृषि बिल में प्रावधान किया गया है उसी के अकॉर्डिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा यहाँ पर बीम नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। बाकी BSE की बात करते हैं तो एशिया का ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। स्थापना हुई थी 1875 में। मुख्यालय आपको मुंबई के दलाल स्ट्रीट में मिल जाएगा। MD और CEO हैं आशीष कुमार चौहान। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात हुई है तो इसी के ऊपर एक मूवी आई है 1992 स्कैम। तो अगर आपने नहीं देखी है और आपके पास में समय है तो इस वेब सीरीज को आप जरूर देखें। काफ़ी शानदार वेब सीरीज बनाई गई है तो इसे आपको जरूर देखना चाहिए। चलिए कुछ अन्य चीज़ें भी जान लेते हैं। अनीता पीटर के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है टू विन योर बैटल्स स्टे अलाइव।
तो इसे अभी प्रकाशित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अनीता पीटर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। स्पाइस मनी ने अभी अभिनेता सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो याद रखेंगे, स्पाइस मनी के द्वारा सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इससे पहले गार्गो इंटरनेशनल ने भी इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। पेटीएम ने जो हमारे मर्चेंट होते हैं यानी कि व्यापारी होते हैं, उनके लिए 24 घंटे आरटीजीएस की सुविधा को लॉन्च किया है। आरटीजीएस के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि ये जो सुविधा है अब इसको आरबीआई के द्वारा 24 घंटे कर दी गई है, यानी कि आप 24 घंटे इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। उसी क्रम में पेटीएम ने भी व्यापारियों के लिए इसकी शुरुआत कर दी है। चलिए आप नीचे कमेंट में ये बताइएगा कि आरटीजीएस के माध्यम से मिनिमम कितने रुपए का भुगतान किया जाता है, तो ये आपको बताना है नीचे कमेंट में। और आरबीआई के द्वारा केरल में एक द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है जिसके ऊपर 50 लाख का जुर्माना लगाया गया। तो आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस थी ऋण के संदर्भ में जिसको इन्होंने फॉलो नहीं किया और उसी के कारण जुर्माना लगाया गया है। कल मैंने आपसे पूछा था कि जून 2020 में पृथ्वी के सबसे गहरे स्थान चैलेंजर डीप से सफलतापूर्वक लौटने वाली पहली महिला कौन बनी? तो पहली महिला है कैथी सुलीवन। कौन है? कैथी सुलीवन, जो कि अमेरिका की स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला थी और ये मेरियाना गर्त में गई थी और वहां से ये लौट करके वापस आई हैं। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यूपीएससी किस प्रकार की बॉडी है? संविधान में अगर इसका नाम है तो कौन सा प्रोविजन संविधान में इसके बारे में है? इसके अलावा नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इन सभी के बारे में आप नीचे कमेंट में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।